हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12th की सेकंड बुक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के चैप्टर नंबर 4 ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले के सभी चैप्टर्स एनिमेटेड तरीके से करा दिए हैं और यहाँ तक कि बुक 1 पूरी सरल भाषा में एनिमेटेड तरीके से कंप्लीट करा दी है। और साथ ही साथ मैंने सभी चैप्टर्स के जितने अब तक मैंने कराए हैं उन सभी के MCQs भी करा दिए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का जो काम बनता है वो यही है कि इन सभी वीडियोस को, MCQ सीरीज को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आने वाले CBSE बोर्ड और इसके अलावा कोई सा भी आप बोर्ड दे रहे हो उसमें इजाफा करिए। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सीरीज है आपके लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो सबसे पहले हमें ग्रामीण समाज को समझना पड़ेगा। तो जितना भी भारतीय समाज रहा है वो कह रहा है कि प्राथमिक रूप से हमेशा से ग्रामीण समाज से जुड़ा रहा है। 2011 की जनगणना की ही बात कर लें तो उसमें लगभग आज भी 60% लोग गांव में रहते हैं। और हम किसको ग्रामीण समाज कह रहे हैं? तो जिनका जीवन कृषि व उनसे संबंधित व्यवसायों पर चलता हो, जिनके पास आज भी भूमि उत्पाद का एक महत्वपूर्ण साधन मानी जाती हो। और इसी तरीके से क्या होता है कि भारतीय समाज के अंदर अलग अलग त्योहारों के माध्यम से अपने आप को जोड़कर देखा जाता है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, केरल में ओणम मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है, कर्नाटक में उगाड़ी मनाई जाती है। ये सभी जो है फसल काटने के समय मनाने वाले त्योहार थे। अब कई बार हमसे 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कृषि और देश के बीच घनिष्ठ संबंध है, तो आंसर आता है संस्कृति के बीच में। तो यानी कि जो हमारी कृषि और संस्कृति है उसके बीच में घनिष्ठ संबंध है। और जो ग्रामीण भारत की सामाजिकता है वो आज भी कृषि पर ही आधारित है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जातियां जो हैं वो व्यवसायों की भिन्नता भी प्रदर्शित करती हैं। जैसे धोबी है, लोहार है, कुम्हार है, सुनार है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य विशेषज्ञ भी रहे हैं, दस्तकार भी रहे हैं, जैसे कहानी सुनाने वाले लोग हैं, ज्योतिषी हैं, पुजारी हैं। ये सभी कहीं ना कहीं ग्रामीण जीवन में लोगों को सहारा देने का कार्य करते हैं। और इन्हीं सभी लोगों के पास में कहीं ना कहीं एक जो जीविका का मात्र साधन होती है वो भूमि ही होती है और भूमि को वो संपत्ति का एक प्रकार मानते हैं। फिर इसी में हमारे लिए टॉपिक आते हैं कि किस तरीके से हम समाज के कुछ वर्गों को विभाजित कर सकते हैं। जैसे उसमें बड़े और मध्यम जमींदार होते हैं, छोटे और सीमांत भूस्वामी होते हैं, काश्तकार पट्टेदार होते हैं, भूमिहीन खेती हर मजदूर होते हैं, महिलाओं की क्या स्थिति हुई। तो इन्हीं सभी को अभी मैं बात करते हैं। तो देखो, बड़े और मध्यम जमींदार किसे कहते हैं? जिनके पास छोटे और सीमांत भूस्वामी होते हैं तो उनके पास में जमीनें कम होती हैं और ये अपने परिवार के लिए ही सिर्फ अनाज का उत्पादन कर पाते थे। इनके पास बेचने के लिए अतिरिक्त वस्तुएं नहीं होती थी, इसीलिए इनको छोटे और सीमांत भूस्वामी कहते थे। काश्तकार और पट्टेदार ये वो कृषक होते थे जो भूस्वामी जो होते थे उनकी जमीनों को पट्टे पर ले लेते थे। पट्टे पे मतलब इनके पास खुद की जमीनें है नहीं, तो जो इनके पास चाहे जमींदार लोग हों उनकी जमीनों को ले लिया पट्टे पे, यानी कि आप समझ सकते हो किराए पे ले लिया और उस पर फसल करने का कार्य किया। भूमिहीन खेती मजदूर कौन होते? इनके पास भी अपने लिए कोई जमीन नहीं होती, क्योंकि भूमिहीन बोल रहे थे यानी कि इसके पास में भूमि नहीं है, लेकिन ये दूसरों के लिए काम करने के लिए चले जाते थे वो दूसरों की भूमि पर, इसीलिए इनको भूमिहीन खेतीहर मजदूर कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति सभी पुरुषों के बराबर नहीं होती थी। इसके अलावा महिलाओं का जमीन में कोई हिस्सा नहीं होता था। कहने के लिए कानून की नजरों से देखा जाए तो महिलाओं को जमीन में बराबर का हिस्सा दे दिया जाता था, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। वो जमीनें
पुरुषों के पास ही होती थी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कृषि संरचना। तो कृषि संरचना जिसको समझने के लिए क्या करते हैं कि आज भी भारत के अंदर कुछ ना कुछ जमीन का टुकड़ा लोगों के पास होता ही है, और दूसरे भागों में क्या होता है कि 40 से 50% परिवारों के पास भूमि ही नहीं है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कुछ उत्तराधिकार के नियम है, पितृवंशीय नातेदारी, इन सभी के कारण महिलाओं के पास भी जमीनें नहीं आ पाई, और यही सब कहीं ना कहीं एक वर्ग संरचना को आकार देने का कार्य करता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग और जाति संरचना ये क्या है? तो कह सकते हो कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग और जाति संरचना होती है वो आपस में परस्पर संबंधित होती है। जैसे उच्च जाति को उच्च वर्ग माना जाता है। इसके अलावा उच्च जाति अमीर लोग, बड़े और मध्यम जो भी भूमि मालिक होते हैं, वो गांवों से जितने भी संसाधन होते हैं, श्रम होता है, उन सबको नियंत्रित करने का काम करते हैं। निम्न जाति को निम्न वर्ग माना जाता है। जो बंधुआ मजदूर होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। इसके अलावा कोई कुशल काम करना नहीं जानते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे, जितने भी प्रबल जाति थे उनके यहाँ पर काम करने के लिए जाते थे, और वो किस तरीके से काम होता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करवाते थे। इसी को बंधुआ मजदूर कहते थे। अलग अलग क्षेत्रों में जैसे अलग अलग नाम थे। जैसे गुजरात में इन्हें हलपति कहा जाता था, कर्नाटक में इन्हें जीता कहा जाता था। अब फिर आपके माइंड में आता हुआ क्वेश्चन कि आखिर प्रबल जाति क्या है? तो प्रबल जाति के लिए क्या होता है, एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था M.L. श्रीनिवास। उन्होंने बताया कि जिनके पास राजनीतिक आर्थिक रूप से शक्ति होती थी उन्हें ही प्रबल जाति कहा जाता था। जैसे पंजाब के जाट और सिख थे, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट थे, आंध्र प्रदेश के अंदर कम्मास व रेडी थे, कर्नाटक के वोक्का गिलास तथा लिंगायत थे, बिहार में यादव हैं। तो इस तरीके से ये लोग क्या है, प्रबल जाति के लोग हैं। इनके पास में आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही शक्तियां मौजूद होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भूमि सुधार के परिणाम। तो भूमि सुधार के जो परिणाम रहे इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार और दूसरा स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार की। तो देखो इनका जो उद्देश्य था वो क्या था कि जितनी भी कृषि संरचना थी जो मैंने अभी आपको पढ़ा कर गया, उसमें जितनी भी दिक्कतें थी उनको दूर करना था। इसके अलावा जितना भी शोषण और सामाजिक जो असमानता थी उसको दूर करना था। थर्ड पॉइंट जिसको कह सकते हैं कि समाज के जितने भी वर्ग थे उनकी स्थिति के बीच में जो भी असमानता थी उसको समाप्त करते हुए समानता सुनिश्चित करना था। इसके लिए क्या प्रयास किए गए? तो इसके लिए जैसे औपनिवेशिक काल में दो व्यवस्थाएं लाई गई, एक जमींदारी व्यवस्था, दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था जिसको कह सकते हो कि इसमें जो जमींदार को ही भूमि का स्वामी मान लिया जाता था, और इसमें कृषक से कंपनी का सीधा संबंध नहीं होता था। लेकर कौन आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें होता क्या था, जमींदार कृषकों से टैक्स लेते थे और कंपनी को जाकर जमा करा देते थे। ये थी जमींदारी व्यवस्था। लेकिन ये चल नहीं पाई, तो इसके बाद में क्या लेकर आए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब ही किसान होता है। इसमें अब कंपनी डायरेक्ट किसानों से संपर्क करती है, किसानों से टैक्स लेने का कार्य करती थी। तो जो जमींदार वर्ग था उसको हटा दिया गया। फिर हमारा जो था वो स्वतंत्र भारत में क्या भूमि सुधार किया गया। तो स्वतंत्र भारत के अंदर जब से हमारे नेहरू जी थे और जितने भी उनके नीति सलाहकार थे, उन्होंने 1950 से 70 तक बहुत सारे भूमि सुधार कार्य किए। राष्ट्रीय स्तर पर भी किए, राज्य स्तर पर भी परिवर्तन देखने को मिले। तो वही परिवर्तन क्या थे? तो सबसे पहला परिवर्तन उन्होंने किया, जितनी भी जमींदारी व्यवस्था थी उसका उन्मूलन कर दिया।
और इसके अलावा पट्टेदारी को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बंगाल तथा केरल में सीमित रह गया है। जो लोग जैसे जोतदार थे, काश्तकार थे, उनको किराए पर भूमि लेकर खेती करने लग गए। भूमि की जितने भी हदबंदी नियम थे, यानी कि जो राज्य को कार्य हुआ करता था, उसमें जितने भी बचाव के रास्ते थे, विधियां थी, वो सब निकाल ली गई और उसको आधा अधूरा ही वो रह गया। फिर इसी में टॉपिक आता है हमारा बेनामी बदल। आपसे 1 नंबर में पूछ लेता है कि बेनामी बदल क्या है। तो बेनामी बदल में होता क्या है कि जिसके नाम तो कर दी, लेकिन वास्तविकता में वो उसके नाम हुई नहीं। इसी को तो बोला बेनामी बदल, कि हमने नाम के लिए कर दी लेकिन उसके नाम हुई नहीं। जिसमें होता क्या था, जो भूस्वामी थे वो जितने भी उनके अपने भूमि रिश्तेदार होते थे उनके बीच में क्या कर देते थे, जो भी उनके जानने वाले थे उनके बीच में भूमि वितरित कर दी, लेकिन असल में वही उसके मालिक रहे। इसी को बोला बेनामी बदल। फिर इसी में आता है हदबंदी अधिनियम लेकर आया गया। तो हदबंदी अधिनियम के भी क्या हुआ कि कुछ अमीरों ने बचने के लिए अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया गया। अब कानूनी रूप से तलाक दिया, लेकिन वास्तविक रूप से वो साथ में ही रहते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो अविवाहित महिला होती थी उनके लिए भूमि का एक अलग हिस्सा निकाल दिया जाता था, लेकिन पत्नी के लिए नहीं निकाला जाता था। तो देख रहे तो जो हदबंदी नियम आया उसको भी किस तरीके से बचाव कर लिया गया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम क्या रहे। तो पहले समझते हैं हरित क्रांति क्या होती है। तो हरित क्रांति 1960 से 70 के दशक में, या अगर एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति लेकर आई गई। इसको भारत के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था MS स्वामीनाथन ने। अब इसके अंदर हुआ क्या कि उचित बढ़िया बढ़िया किस्म के HYV सीड, जिनको कह सकते हैं HYV बीज, उनको प्रयोग में लाया गया। बड़ी बड़ी मशीनरी लाई गई और जितना अभी तक कीटनाशक का प्रयोग किया गया। अब इससे जो हरित क्रांति से लाभ हुआ उसमें सामाजिक परिवर्तन, जिसको कह सकते हो सामाजिक परिणाम, वो सकारात्मक भी देखने को मिले, नकारात्मक मिले। सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि जितने भी अकाल व्यवस्था थी, सूखा पड़ रहा था, भूखमरी थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। किसानों को फायदा हुआ, अब वो बाजार तक उनकी पहुंच हो गई। जितना भी गेहूं और चावल था वो उत्पादन बढ़ गया। इसके अलावा जो भी राज्य थे जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, ये सभी प्रदेश बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़े। जो कृषि की उत्पादकता थी उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। कृषि मजदूरों की मांग बढ़ गई। अब आते हैं इसके नकारात्मक परिणाम क्या निकल कर आए। तो नकारात्मक परिणाम ये निकल कर आए कि इससे सिर्फ और सिर्फ केवल बड़े किसानों को और मध्यम किसानों को लाभ हुआ, छोटे किसानों को कोई लाभ ही नहीं हुआ। सेकंड, इसके साथ ही विभेदीकरण बढ़ गया। अमीर किसान और अमीर हो गए, गरीब किसान और गरीब हो गए। थर्ड, इससे सिर्फ कुछ ही राज्यों को फायदा हुआ, पूरे भारत में यह व्यवस्था फलीभूत नहीं हो पाई। जैसे हरियाणा को फायदा हुआ, पंजाब को फायदा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ, कर्नाटक को हुआ, बाकी जो और राज्य थे उनको फायदा नहीं हुआ। अब खेती में HYV सीड्स यूज करने से और इसके अलावा कीटनाशकों के प्रयोग से जो भूमि की उर्वरकता थी, उपजाऊपन था, वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। इसके अलावा पर्यावरण को बहुत ज्यादा जोखिम उठाना पड़ा। ये था हरित क्रांति और हरित क्रांति के परिणाम। फिर हरित क्रांति का दूसरा चरण इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बोला गया कि सूखे तथा आंशिक
जो सिंचित क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। किसान बाजार पर ही निर्भर हो गए और इसमें होता क्या था, कृषि से विशेष एक ही फसल उगाई जाती थी जो बाजार में प्रचलित होती थी। इसमें तकनीकी परिवर्तन हुआ लेकिन अधिक विकसित हुए और बहुत सारे जैसे क्षेत्र थे जैसे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इन्हीं सब में ये भी कहीं ना कहीं लागू रही। फिर हमारे पास में आता है जीविका कृषि क्या होती है। तो जीविका कृषि जिसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से अपने लिए तो उत्पादन करते ही करते हैं, साथ में बाजार के लिए भी उत्पादन किया जाता है, उसको बोलते हैं जीविका कृषि। फिर निर्वाह कृषि क्या होता है, तो निर्वाह कृषि में जब कृषक क्या करते हैं कि मुख्य रूप से अपने लिए उत्पादन करते हैं लेकिन बाजार के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं, उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। तो दोनों में फर्क है, जीविका कृषि और निर्वाह कृषि। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन क्या रहे। तो स्वतंत्रता के बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहे। जैसे सबसे पहले अभी हमने देखा हरित क्रांति रहा, इसके अलावा गहन कृषि हुई तो मजदूरों की बढ़ोतरी हो गई, अब नगद भुगतान किया जाने लगा, यानी कि अब पैसे जो थे वो नगद में मिलने लगे। भूस्वामी और किसानों के बीच जितने भी पुश्तैनी संबंध थे उनमें कमी आ गई। कैसे आ गई, जैसे मैंने भी आपको समझाया था, पहले वो क्या होता था कि बंधुआ मजदूरी करने पड़ती थी तो भूस्वामी और जो भी किसान होते थे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते थे, लेकिन अब नहीं था। दिहाड़ी मजदूरों का उदय हुआ। दिहाड़ी मजदूर जो यानी कि जो डेली काम करते हैं और डेली नगद पैसा लेके चले जाते हैं, उसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर। तो ऐसे ही एक समाजशास्त्री रहे जिनका नाम था जॉन ब्रेमेन, उन्होंने इससे ही संरक्षण से शोषण की ओर बदलाव कहा था। जैसे उन्होंने क्या बताया कि व्यापारीकरण अधिक हो गया कृषि का और इसको ही पूंजीवादी कृषि का रूप भी कहा गया, जिससे व्यापार और रोजगार तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ ही साथ जितना भी औपनिवेशिक काल से जैसे महाराष्ट्र में कपास की खेती बाड़ी शुरू हो चुकी थी, ये सब कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मजदूरों का संचार। मजदूरों का संचार यानी कि मजदूर अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना स्टार्ट हो गए। तो जो पारंपरिक बंधन था वो अब कहीं ना कहीं टूट सा गया कि हम पहले सिर्फ एक ही क्षेत्र में रहकर काम करते थे, नहीं अब रोजगार की तलाश में मजदूरों का संचार बढ़ने लग गया। जैसे पंजाब, हरियाणा, इन सब में हरित क्रांति के समय से क्या हुआ कि कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने लग गई। तो जो लोग जिन क्षेत्रों में रहते थे जहां पर हरित क्रांति नहीं थी, तो वहां से ये लोग क्या करने लग गए, पलायन करने लग गए। तो मजदूरों का जो पलायन हुआ इसी को बोला मजदूरों का संचार। और जॉन ब्रेमेन ने इसे ही क्या बोला है, घुमक्कड़ मजदूर बोला है, यानी कि फुटलूज लेबर बोला है। अब अगर मजदूर जो पुरुष समाज था वो बाहर जा रहा है काम करने के लिए, तो उनके क्षेत्र पर भी तो कोई ना कोई काम करेगा, तो उनके क्षेत्र पर महिलाएं काम कर रही थी, यानी कि अब महिलाएं कृषि में प्राथमिक रूप से अपना योगदान देने लग गए। तो जैसे कह सकते हैं कि कृषि मजदूरों का भी महिलाकरण हो रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज। इसी में हम संविदा खेती की भी बात करेंगे। तो देखो भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कारण हुआ क्या, जितनी भी एमएनसीज कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, वो अब क्या होता था कि जो कृषि परिवार थे उनको बोलते थे कि निश्चित फसल उगानी है आपको, यानी कि जितनी भी वो फसल है वो पहले ही बता देते कि आपको ये फसल उगानी है। अब उसके लिए किसानों को बहुत सारी जानकारी भी देती थी, सुविधाएं भी देती थी, जिससे ही संविदा कृषि भी कह सकते हैं। अब भारतीय कृषि में उदारीकरण का प्रभाव क्या देखा गया, तो इससे कृषि का जो बाजार था वो बहुत ज्यादा विस्तृत होता चला गया। अब तक सिर्फ और सिर्फ एक छोटी मार्केट तक
किसान सीमित थे, लेकिन अब एमएनसीज कंपनी के आने से ये विस्तृत हो गया बाजार। इसके अलावा उत्पादकों को एक बढ़िया मूल्य मिलने लग गया, उपभोक्ताओं को भी सस्ती कृषि वस्तुएं मिलने लग गई। कृषि क्षेत्र में उत्पादन का बहुत ज्यादा बढ़ावा देखने को मिला। अब जो संविदा कृषि थी वो सुरक्षा के साथ साथ असुरक्षा भी देती है। हर एक चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पॉइंट होते हैं। अब किसान क्या हुआ, इन कंपनियों पर निर्भर हो गए। जैसे कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया तो भूमि की उर्वरकता कम हो गई। जो उनका खुद का देशीय ज्ञान था वो बेकार हो गया, क्योंकि अब तो जो एमएनसीज कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो बता रही है कि कौन सी फसल उगानी है तो कौन सी इसके लिए आपको बीजों का प्रयोग करना है। तो इससे जो उनका खुद का देशी ज्ञान था वो बेकार हो गया। और जो संविदा खेती जो बहुत ही आम है, उसमें कौन कौन सी करके मतलब कौन से खेती की जा रही है, जैसे फूल की खेती करना, फल की, अंगूर की, अनार की, ये सब खेती, कपास की करवा देना, ठीक है ना। ये सब कहीं ना कहीं उनको वित्तीय सुरक्षा तो प्रदान करती थी और साथ में असुरक्षा भी लेकर आती थी। अब इसकी वजह से ही क्या हुआ, किसानों की आत्महत्या होने लग गई। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसानों की आत्महत्या के कारण। तो जितने भी समाजशास्त्री रहे, उन्होंने कृषि तथा कृषक समाज में जितने भी संरचनात्मक सामाजिक परिवर्तन हुए उसी को समझने का प्रयास किया। कि उन्होंने बताया कि जो आत्महत्या कर रहे हैं वो कौन से किसान है, तो वो है सीमांत किसान। जो मूल रूप से क्या हुआ था कि जो हरित क्रांति हुई थी उसमें अपनी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। क्योंकि जो अमीर किसान थे उन्होंने तो अपनी उत्पादकता बढ़ा ली, लेकिन जो सीमांत किसान था वो नहीं बढ़ा पाया, वो उससे लाभ ही नहीं ले पाया। जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उसने बहुत ज्यादा लोन लिया, अब लोन को चुका नहीं पाए, लोन को चुका नहीं पा रहे हैं और फसल अच्छी हो नहीं रही है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने आत्महत्याएं करने लग गए, उनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसके पीछे ये कारण दिए गए कि वो अपने परिवार को भी नहीं चला पा रहे, आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ने लगी। ठीक है, जो किसान थे उनके ऊपर टैक्स बढ़ता ही बढ़ता चला गया, तो इस तरीके से आत्महत्या करने लग गए। अब आता है कि आखिर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। तो सरकार द्वारा कुछ अभियान या फिर कुछ प्रोग्राम, कार्यक्रम लागू किए गए। जैसे यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो दो प्रोग्राम की बात करेंगे, एक ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की और दूसरा करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण नगरीय मिशन की। तो देखिए, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान जिसकी शुरुआत करी गई थी 14 अप्रैल 2016। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान था जिससे पंचायती राज को अधिक मजबूत करना था। इसके माध्यम से गांवों में सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना था, ग्रामीण विकास को तथा किसानों का विकास करना था। दूसरा आता है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण नगरीय मिशन। जो इस योजना थी इसकी शुरुआत की गई थी 12 अप्रैल 2005 से। फिलहाल ये आज भी जारी है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको सिर्फ 7 वर्ष के लिए लेकर आया गया, यानी कि 2005 से 2012 तक। फिलहाल इसको बढ़ा दिया गया और अब तक जारी है ये वाली। इसको चलाया किसके द्वारा है, तो इसको चलाया जाता है, कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। और ये कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है, जिसके माध्यम से पूरे देश में किसानों के लिए एकीकृत सहायता के मार्ग खोल दिए गए। इसके अतिरिक्त इसमें होता क्या है कि इन कार्यक्रमों के द्वारा जो ग्रामीण लोगों का जीवन यापन था उसमें गुणात्मक सुधार करना था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, जिसे मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया चैप्टर को, तो इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।